हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग एडवर्ब चैप्टर शुरू किए थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन? एडवर्ब। तो सारे चीजों को आपको जानना है, क्योंकि अब एग्जामिनेशन में ये नहीं कि केवल कॉमन एरर पूछेगा और फ्रेज इंप्रूवमेंट पूछेगा। पूछने के अनेक तरीके हो चुके हैं, इसलिए हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं रहेगा तो यू कांट डू एनीथिंग। ये ध्यान रखिएगा। अब शॉर्ट हम लोग कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज आप लोग को याद रखना है। एक कोटेशन है, शॉर्टकट टू सक्सेस इज टू कट द सक्सेस। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो किसी भी चीज के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इससे होता क्या है कि आपका टाइम पास होता है और कुछ नहीं होता है। आप उसे कुछ कर नहीं पाते हैं, कहीं रिजल्ट नहीं हो पाता है, फिर आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो इसलिए कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पहले कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद देन आप प्रैक्टिस पर जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, देखिए तुरंत रिजल्ट आएगा। ओके, तो देरी नहीं करते हुए हम लोग एडवर्ब को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए एडवर्ब अब हम लोग पढ़ेंगे, पहले पढ़ चुके हैं एडवर्ब क्या है, कितने तरह के एडवर्ब्स होते हैं, उसमें इन्वर्सन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको डिस्कस किए। अब हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के यूजेज को जानेंगे, यूजेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स, ठीक है। तो देखिए यूजेज ऑफ सम, तो इसमें सबसे पहले हम लोग TOO के बारे में पढ़ेंगे। टू क्या है? एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो टू का मीनिंग क्या होता है? टू का मीनिंग होता है जरूरत से ज्यादा। देखिए लिखा हुआ है कि टू का अर्थ होता है उतना जितना नहीं होना चाहिए, यानी जरूरत से ज्यादा। इसको कह सकते हैं कि मोर देन एनफ, मोर देन एनफ, ठीक है। तो मोर देन एनफ का यह मीनिंग देता है। तो कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होगा तो क्या होगा? नुकसानदेह होगा। यह एडवर्ब जो है दोष का बोध कराता है, न कि गुण का। यानी यह निगेटिव सेंस वाले, दोष कहने का मतलब निगेटिव सेंस वाले एडजेक्टिव के साथ इसका प्रयोग करेंगे या एडवर्ब के साथ प्रयोग करेंगे, न कि पॉजिटिव सेंस वाले, ठीक है। जैसे गुड और बैड होता है, तो बैड आपका दोष हो गया और गुड क्या हो गया? क्वालिटी हो गया, गुण हो गया। यानी इसका प्रयोग बुरे गुणों को बतलाने वाले एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। यानी बैड के पहले करेंगे, गुड के पहले नहीं। अगर ऐसी स्थिति में कि मान लीजिए कि आपको पॉजिटिव सेंस वाले एडजेक्टिव के साथ इसका प्रयोग करना हो, तो वहां टू का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग करेंगे? भेरी का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा। ऐसी परिस्थिति में, किस परिस्थिति में गुणों को बतलाना हो तो भेरी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? भेरी का। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल। शिवानी इज टू हैप्पी टू सी यू अगेन। आपसे पुनः मिलकर के शिवानी काफी खुश है। तो माने जरूरत से ज्यादा है, निगेटिव सेंस है, और यहां हैप्पी क्या है? पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। इसलिए ये क्या गलत होगा? ये आपके एग्जाम में यहां पर एडजेक्टिव दे दिया जाएगा और फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जा सकता है। दूसरा है कि टू के जगह पर आपको भेरी लगा दिया जाएगा, तो वो भी जो है कि ध्यान देना है। तो भेरी आपका सही होगा, क्योंकि हैप्पी क्या है? पॉजिटिव सेंस वाला एडजेक्टिव है, खुश होता है आदमी पॉजिटिव सेंस में। तो हो जाएगा शिवानी इज वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन। यह सेंटेंस आपका सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि या तो यहां पर ब्लैंक स्पेस मिलेगा या यहां पर मिलेगा, या पूछा जाएगा कि टू कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या कॉमन एरर में भी रह सकता है। तो इसको ध्यान रखना है। उसी तरह से देखिए, द सन इज टू हॉट टूडे। तो टू हॉट, हॉट हो गया, यानी कि
क्या जा रहा है, निगेटिव सेंस में जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा गर्म है, अब नहीं चल सकते हैं। तो यह वाक्य सही है। यू आर टू पुअर इन हिंदी, हिंदी में आप काफी कमजोर हैं, पुअर हैं। तो ऐसी स्थिति में यह भी वाक्य सही है, क्योंकि पुअर यहां पर आया है, यहां हॉट आया है। द वाटर ऑफ द गैंजेज इज टू प्योर, अब टू प्योर है, अब यहां पर एडजेक्टिव क्या है, प्योर है। और प्योर क्या है, प्योर क्या है, पॉजिटिव सेंस वाला एडजेक्टिव है, इसलिए यहां पर टू लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। वैदेही इज टू ब्यूटीफुल, वैदेही इज टू ब्यूटीफुल, तो वैदेही इज टू ब्यूटीफुल यह वाक्य गलत होगा, क्योंकि यहां पर टू का प्रयोग गलत होगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए, वेरी ब्यूटीफुल होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए, वेरी ब्यूटीफुल होना चाहिए। लेकिन यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे एक चीज, बोलचाल की भाषा में, इनफॉर्मल इंग्लिश में हम लोग इसका प्रयोग कर देते हैं। तो कर देते हैं तो इसको जरा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, जो कि गलत है। अगर हम कहते हैं कि सी इज टू ब्यूटीफुल, सी इज टू ब्यूटीफुल, और एक आदमी कहता है आपको कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, क्या दोनों सेंटेंस सही हैं? तो बोलचाल की भाषा में लोग प्रयोग फ्रीक्वेंटली कर देते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यह टू ब्यूटीफुल नहीं होगा, वेरी ब्यूटीफुल होगा। अब यह टू ब्यूटीफुल मीनिंग क्या देगा, यह भी समझ लीजिए। टू ब्यूटीफुल मीनिंग देगा कि जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि पार्टी वगैरह में लड़कियां या औरतें ओवर मेकअप करके चली जाती हैं। ओवर मेकअप कहने का मतलब है कि उनके नेचुरल चेहरा को खराब कर देता है। नहीं, वो अपने को समझ रहे हैं कि हम बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन वह खूबसूरती ओवर हो गया, यानी कि वह निगेटिव सेंस में चला गया, और वहां पर टू ब्यूटीफुल गलत हो जाएगा, यानी जरूरत से ज्यादा मेकअप हो गया है जो उनकी खूबसूरती को खराब कर दिया। अगर टू ब्यूटीफुल अगर बोलते हैं तो ये मीनिंग यह देगा, वहां पर क्या होना चाहिए, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग देख रहे थे टू ब्यूटीफुल और वेरी ब्यूटीफुल, नहीं तो देखिए, द वाटर ऑफ द गैंजेज इज टू प्योर, प्योर क्या है, पॉजिटिव सेंस वाला एडजेक्टिव है, इसलिए यह वाक्य गलत हो गया। यहां पर क्या होना चाहिए, वेरी प्योर। वैदेही इज टू ब्यूटीफुल गलत है, क्योंकि अभी आपको समझाया कि उसका मीनिंग क्या निकलेगा। यहां पर क्या होना चाहिए, वेरी ब्यूटीफुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, टू का प्रयोग, इस टू का प्रयोग हम लोग इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर में करते हैं। तो क्या करते हैं, तो क्या मीनिंग देता है कि जो कार्य नहीं होने का बोध कराता है, जो कार्य को नहीं होने का बोध कराता है वह स्ट्रक्चर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। इन्फिनिटिव किसको कहते हैं, यह भी ध्यान रखिए कि 2 + V1 को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। 2 + V1 को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। यह नाउन इक्विवेलेंट हो जाता है, कभी कभी एडजेक्टिव का भी मीनिंग देता है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पहले यहां पर समझिए। अगर हम लिखते हैं कि ही इज टू पुअर टू बाई अ कार, वह इतना गरीब है कि कार को नहीं खरीद सकता, यानी जरूरत से ज्यादा गरीब है, तो यह वाक्य आपका सही है। अगर यहाँ टू के जगह वेरी पुअर लिखेंगे तो गलत होगा, यह ध्यान रखिएगा। यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, तब वेरी भी ऑप्शन में रहेगा, तो वेरी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि आगे में क्या आया है, इन्फिनिटिव आया। तो इन्फिनिटिव को देखते हुए यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से ही इज टू डल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वह काफी डल है, यानी नहीं कर सकता। निगेटिव सेंस में वह इतना डल है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, तो यह भी सेंटेंस सही है। अब देखिए, यू आर टू रिच टू बाई अ न्यू कार, आप इतने धनी हैं कि नया कार खरीद सकते हैं। तो इतने धनी हैं कि नया कार खरीद सकते हैं, यहां टू रिच, रिच क्या है, पॉजिटिव सेंस वाला एडजेक्टिव है कि नहीं, पॉजिटिव सेंस वाला है, इसलिए यह गलत हो गया। शी इज टू इंटेलिजेंट टू डू द सम, वह इतनी इंटेलिजेंट है कि सम को सॉल्व नहीं कर सकती, वह इतना धनी है कि कार को नहीं खरीद सकता, तो यह गलत हो जाएगा, गलत होगा ना, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव सेंस वाला एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट और एडजेक्टिव क्या है, इंटेलिजेंट और रिच क्या है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, नहीं। अब देखिए, टू के स्ट्रक्चर को
टू के बाद वाक्य में अर्थ के अनुसार अच्छे अथवा बुरे गुणों का प्रयोग किया जाता है। यानी अच्छे यानी पॉजिटिव सेंस और निगेटिव सेंस दोनों स्ट्रक्चर में, बशर्ते कि वाक्य मीनिंगफुल हो जाए। वहां पर आपको ध्यान देना होगा वाक्य मीनिंग पर। तो यहां पर देखिए, संगीता इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय अ यंग मैन। संगीता इतनी सुंदर है कि किसी यंग मैन के द्वारा रिजेक्ट नहीं की जा सकती। अब देखिए, यह मीनिंगफुल हो गया। यहां ब्यूटीफुल तो क्या है, पॉजिटिव सेंस वाला एडजेक्टिव है, लेकिन यह देख रहे हैं कि टू बी रिजेक्टेड, यह पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में यह क्या हो गया, मीनिंगफुल हो गया। तो वाक्य जब मीनिंगफुल हो तो पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस दोनों के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। यू आर फ्री टू यूज टू। उसी तरह से द ओल्ड मैन वॉज टू वीक टू वॉक। तो बूढ़ा आदमी इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता था। तो देखिए यहां पर टू वीक, यह पॉजिटिव सेंस वाला है और यह निगेटिव सेंस वाला है। ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो देखिए दोनों वाक्य सही है, यह भी सही है और यह भी सही है, दोनों सही है। क्यों सही है, क्योंकि दोनों वाक्य मीनिंगफुल है। संगीता इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय अ यंग मैन, यानी संगीता इतनी सुंदर है कि किसी यंग मैन के द्वारा रिजेक्ट नहीं की जा सकती। द ओल्ड मैन वॉज टू वीक टू वॉक। बूढ़ा आदमी इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता था। तो दोनों वाक्य मीनिंगफुल है, इसलिए दोनों वाक्य यहां पर सही है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, टू के स्ट्रक्चर में, यानी टू के साथ जब इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव, ये स्ट्रक्चर होता है। प्लस अदर वर्ड्स भी हो सकता है, आगे में कुछ और भी आ सकता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, इस स्ट्रक्चर को। तो यही टू के बाद जो एडजेक्टिव प्रयोग होता है, तो जनरली निगेटिव सेंस वाले एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, पॉजिटिव सेंस वाले का प्रयोग भेरी के साथ किया जाता है। लेकिन यदि वाक्य मीनिंगफुल हो, जैसा कि यहां देख रहे हैं, तो वह पॉजिटिव सेंस वाले एडजेक्टिव के साथ भी सही होता है और निगेटिव सेंस वाले एडजेक्टिव के साथ भी सही होता है। ओके, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए अब ध्यान दीजिएगा कि मच टू और टू, मच प्लस टू और टू प्लस मच, ये दोनों का प्रयोग होता है। यानी मच टू और टू मच दोनों सही है। तो कब सही है कि टू मच के बाद नाउन लगाएंगे और मच टू के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाएंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब। ठीक है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस दिया हुआ हो तो आपको ध्यान देना होगा, अगर मच टू के साथ आ गया तो ध्यान देना होगा कि नाउन का प्रयोग हुआ है, उसका प्रयोग नाउन के लिए हुआ है अथवा एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए हुआ है। इस पर आपको ध्यान रखना होगा। जहां मच के साथ टू दिखाई दे तो वहां पर आपको ध्यान देना होगा कि वह एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए आया है या नाउन के लिए आया है। क्योंकि जब टू मच लिखेंगे तो उसके साथ हमेशा नाउन ही आएगा, और मच टू लिखेंगे तो इसके साथ हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब ही आएगा। अब देखिए सेंटेंस, ही हैज गॉट मच टू पेन। तो पेन यहां पर क्या है, दर्द। बोलिए कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसीलिए कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ख्याल रखना जरूरी है, हर एक जगह पर जरूरत पड़ेगा। तो यहां क्या है, यह नाउन है। क्या है, नाउन है। तो नाउन है तो क्या होगा, टू मच होगा, इसलिए यह सही है, यह सेंटेंस सही है। मच टू नहीं लिख करके टू मच लिखेंगे। उसके बाद देखिए, ही इज इन मच टू ट्रबल नाउ। ही इज इन टू मच, तो यहां मच टू ट्रबल लिखा हुआ है। तो ट्रबल क्या है, एडजेक्टिव है या नाउन, आपको क्या देखना है, एडजेक्टिव या एडवर्ब या नाउन। तो यह एडजेक्टिव है कि नाउन है, तो यह भी क्या है, नाउन है। तो नाउन है तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू मच ट्रबल। अब देखिए, ही इज टू मच पेन, इट इज टू मच पेनफुल फॉर जग्गू। इट इज टू मच पेनफुल फॉर जग्गू। तो यहां पेनफुल कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यह है एडजेक्टिव। पेनफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे,
मच टू का प्रयोग करेंगे, न कि टू मच का। ध्यान रखिएगा, टू मच का प्रयोग नाउन के लिए होगा जैसा कि यहां बताया गया है, और मच टू का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए होगा। इसलिए यहां पर यह सेंटेंस आपका सही है। फिर देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, इट इज टू मच डाउटफुल वेदर रंजन विल कम और नॉट। यह काफी संदेहास्पद है कि रंजन आज आएंगे, रंजन आएगा कि नहीं, या आएंगे या नहीं। तो अब देखना है कि यहां पर डाउटफुल का प्रयोग हुआ है और यहां टू आ गया है मच के साथ। तो वैसी स्थिति में डाउटफुल कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बोलिए? यह भी है एडजेक्टिव। तो जब एडजेक्टिव है तो टू मच गलत हो जाएगा, मच टू लगाएंगे। तो ध्यान रखना है, टू मच कब होगा? जब नाउन आएगा, नाउन के लिए इसका प्रयोग होगा। अब मच टू कब आएगा? कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए इसका प्रयोग करेंगे। ओके, इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो टू कहां कहां आ सकता है, यह चीज आपको बतलाया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए, कहीं कहीं आपको नन टू भी मिल जाएगा, ठीक है? तो नन टू का मीनिंग क्या होगा? नॉट वेरी। क्या होगा? नॉट वेरी। और जब ओनली टू कहीं मिलेगा तो ध्यान रखिएगा कि इसका अर्थ निकलेगा वेरी का। ओनली टू का मीनिंग वेरी का निकलेगा और नन टू का मीनिंग नॉट वेरी का निकलेगा। तो अगर नॉट वेरी के अर्थ में अगर सेंटेंस में नन टू का प्रयोग हुआ हो तो वह वाक्य सही है, लेकिन वेरी के अर्थ में प्रयोग करना होगा तो आपको ओनली टू का प्रयोग करना होगा। इस चीज पर ध्यान रखिएगा, इसको याद रखेंगे। अब इसका देखिए, इनका प्रयोग प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। तो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट क्या है? वही जो गुड और बैड हम बतला रहे थे, निगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस। तो प्लीजेंट क्या हो गया? पॉजिटिव सेंस वाला एडजेक्टिव, और अनप्लीजेंट क्या हो गया? निगेटिव सेंस वाला एडजेक्टिव, जैसे बैड, और इधर हो जाएगा गुड। क्लियर है? तो प्लीजेंट कह लीजिए, पॉजिटिव सेंस वाला एडजेक्टिव कह लीजिए, या गुड क्वालिटीज वाला एडजेक्टिव कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। तो अब देखिए, ही इज ओनली टू हैप्पी टू सी हिम। तो ओनली टू का मीनिंग क्या आ रहा है? देखिए, वेरी, यानी ही इज वेरी हैप्पी टू सी हिम, यह सेंटेंस सही है। ही इज ओनली टू अनहैप्पी टू सी हिम, तो यहां ओनली टू भी वेरी का मीनिंग दे रहा है, यह भी सही है। ही इज नन टू गुड, नन टू किसका मीनिंग दे रहा है? तो नॉट वेरी का, यानी ही इज नॉट वेरी गुड, यह भी सही है। ही इज नन टू बैड, मतलब ही इज नॉट वेरी बैड, तो यह भी सही है। तो इस तरह से इस अर्थ में हम और आप इसका प्रयोग फ्रीक्वेंटली करते हैं और कर सकते हैं। ये आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, तो आई थिंक कि टू से रिलेटेड इसी तरह के फ्रेजेज दिए जाते हैं और इसी रूल को फॉलो किया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। तो अब इसी से रिलेटेड एक आप लोग पढ़े होंगे ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में, रिमूवल ऑफ टू। तो रिमूवल ऑफ टू अलग नहीं बता करके हम आप लोग को इसी टू के साथ ही बतला देंगे कि रिमूवल ऑफ टू जो होता है वह कितने तरह से होता है, क्योंकि वह एकेडमिक एग्जाम में भी पूछता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। एकेडमिक यानी जैसे हो गया आपको +2 का आप एग्जाम दे रहे हो, या मान लीजिए कि BCA सेमेस्टर 2 का एग्जाम दे रहे हो। और कॉम्पिटिटिव में क्या है? तो आपको इस स्ट्रक्चर पर रहेगा, SSC में भी रह सकता है, बैंकिंग में भी रह सकता है, मैनेजमेंट के जितने भी एग्जाम हैं, क्लैट में पूछा जा सकता है, CUET में पूछा जा सकता है, तो कहीं भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो इसी चैप्टर के बाद हम आपको वो चीज बता देंगे कि रिमूवल ऑफ टू कितने तरह से किया जाता है। ओके, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना ही आज रहने देते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, जो ये कोटेशन देते हैं इस कोटेशन को याद रखिएगा। अपने लक्ष्य को लेकर जिद्दी बनना सीखो। आपका जो लक्ष्य है, चाहे जो भी आपका एम हो, उसके लिए जिद्दी बनिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। अपने लक्ष्य को लेकर जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं हो सकता है। ये अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी बनो, क्योंकि कोई भी इंसान रातों रात सफल नहीं होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये भी सुने होंगे। तो इसका मीनिंग वही आ रहा है कि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे टाइम पास के साधन, जो तुम टाइम पास आजकल करते हो मोबाइल के साथ,
ये यूट्यूब वो यूट्यूब ये सब देखते रहते हो, तो तुम्हारे टाइम पास के साधन एक दिन तुम्हारे कैरियर का दफन कर देंगे। क्या कर देंगे? तुम्हारे टाइम पास के जो भी साधन है, आजकल तो ज्यादा मोबाइल ही है, एक दिन तुम्हारे कैरियर को दफन कर देंगे। इस बात को बेटा याद रखना, ठीक है? तो इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, और ज्यादा प्रैक्टिस करना हो तो ये बुक आप ले सकते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। उससे प्रैक्टिस कीजिए, जो भी पढ़ रहे हैं उससे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।